हाँ तो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। ठीक है बेटा, जो भी हमारी जो क्लास चल रही थी फिजिक्स की, उसको कंटिन्यू करते हैं अपन आगे, है ना। आपकी 10-11 लेक्चर हो चुके हैं मे बी, है ना। तो इसके आगे की जो सीक्वेंस है वो इस तरीका से चलता रहेगा, वन बाई वन आपके लेक्चर आते जाएंगे। आपका सब कुछ एकदम क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको ना तो न्यूमेरिकल करने में, ना आपको जैसे भाई ऐसा फील नहीं हो कि भाई हमको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो और 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो पिछले जो लेक्चर की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। जो पिछला जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और उसके पहले अक्ष पर मतलब एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। उससे पहले जो हमने बात की थी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसका क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह IIT JEE और नीट के अंदर भी पूछा जाता है। वो जो टॉपिक है वो है, देखो उसका नाम है हमारे पास टॉर्क ऑन एन electric dipole in a uniform electric field। ठीक है, हिंदी की बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बात समझ में आ गई कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कब बता चुका हूं? याद करो, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाई थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी, उस टाइम में मैंने चर्चा की थी एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो, एक समान हो। उस टाइम मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र आपको बता दिया था। बात समझ में? द्विध्रुव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालना है ना। सबसे पहले तो अपन को जानना पड़ेगा कि बल आघूर्ण होता क्या है। ध्यान से समझना कि हमारे पास जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसको अपन टॉर्क बोलते हैं और इसको नोट करते हैं बेटा टाउ से। किससे? टाउ से। ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी होती है? इसको मैं लिख देता हूं, बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन। देखो, मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो बल आघूर्ण है टॉर्क, उसका मान होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होगी? अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में। देखो, बल आघूर्ण कब जनरेट होगा? जब कोई भी हमारे पास द्विध्रुव होगा, उसका क्या होगा? वो घूर्णन करेगा, और घूर्णन करेगा तो उस पर एक बल आघूर्ण मतलब आघूर्ण उत्पन्न होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। अब समझो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो अपन को बनाना है एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीका से। एक समान विद्युत क्षेत्र, यह एक समान विद्युत क्षेत्र किस पे निकाल रहे अपन बेटा? द्विध्रुव पर। तो द्विध्रुव बनाओ। मैंने ये एक द्विध्रुव बना लिया, है ना। द्विध्रुव मतलब ये -q है और ये +q है ना। इसकी जो लेंथ लेते रहते अपन, वो लेंथ लेते थे भाई 2a। इसको मैंने नाम दे दिया 2a। ये इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा एक, ये मैंने सेंटर पॉइंट इसको नाम दे दिया O। वो एक सेंटर पॉइंट है। बात क्लियर हुई? ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है हमने, सॉरी, ये अपन के द्विध्रुव रखा हुआ है, ये द्विध्रुव इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना? थीटा एंगल बना रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास
जो द्विध्रुव होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, जो अपन के पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। मतलब अगर मैं बात करूं ये वाला, तो ये P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर जिसने नहीं देखा हो तो पहले पुराने वाला लेक्चर देखो, देन इस लेक्चर को आप देखो। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये ई वेक्टर है, हमारे पास क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अपन को क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण, अगर हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव है वो यदि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो देखो ये है ना, ये एक बल जनरेट करेगा F, और F इज इक्वल टू इसका मान क्या होगा, Q ही होगा कि नहीं होगा। कैसे, क्योंकि E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, Q ही आ जाएगा। देखो तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास इधर होगी, ये वाली इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब प्लस आवेश के कारण, अगर विद्युत क्षेत्र में प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में कोई बल उत्पन्न हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में वो बल क्या होगा, आरोपित होगा। लेकिन यदि मैं माइनस की बात करूं तो माइनस के कारण जो बल आरोपित होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। इसका मान भी क्या है हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि द्विध्रुव का जो प्लस आवेश है उसके कारण जो विद्युत बल इस पर लगेगा, किसमें, जो विद्युत बल जनरेट होगा किसमें, विद्युत क्षेत्र में, तो उसकी जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। लेकिन माइनस आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होगा उसकी जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों लेते हैं। अभी आप इसको कंसीडर करो कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, लेकिन माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, ये जब बल इधर लग रहा है, ये बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और ये बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। समझ में आ रही है। देखो ये QE है और ये हमारे पास क्या है, QE। मतलब दोनों का हमारे पास क्या है, परिमाण तो समान है लेकिन क्रिया रेखा समान नहीं है। अब आप बोलोगे सर बीच में क्रिया रेखा क्या आ गई, क्रिया रेखा का मतलब ये है कि हमारे पास देखो एक बल तो यहां पे लग रहा है, ये इसकी रेखा है, और एक बल इधर लग रहा है, ये इसकी रेखा है। क्या अगर ये बल उठ के इधर ही लगता तो इनकी क्रिया रेखा समान हो जाती। समान का मतलब एक ही लाइन पर ही लगती, एक ही एक्सिस पर ही लगती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, मतलब एक तो यहाँ लग रहा है और एक लग रहा है यहाँ पे, मतलब दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दोनों की क्रिया रेखा क्या है भाई, अलग है। देखो ध्यान से, जब दोनों बल हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र हो और एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव रखा हो, उस पर जो लगने वाले बल हैं अगर उनका परिमाण क्या हो, समान हो, और उनकी क्रिया रेखा एक ही नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन पे हमारे पास जो इस द्विध्रुव पर जो बल लगेगा टोटल, जो F नेट होगा उसका मान क्या होने वाला है बेटा, 0 होने वाला है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब देखो इस ये कुछ एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है ना ये द्विध्रुव। अब ये बल इधर लग रहा है मतलब इसको उधर की तरफ खींच रहा है, और ये बल इसमें इधर की तरफ लग रहा है मतलब ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है। अब देखो ये सपोज मेरे पास द्विध्रुव है, अब एक बल इसमें ऐसा लग रहा है उसको इधर खींच रहा है, एक बल ऐसा लग रहा है, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना, और घूमेगा तो वो इस रेखा में आ जाएगा। मतलब ये बल इस डायरेक्शन में लग जाएगा और ये बल इस डायरेक्शन में लग जाएगा। मतलब इन दोनों बलों की क्रिया रेखा जब ऐसे से ऐसे होगा ना, तो क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और जब क्रिया रेखा समान हो जाएगी तो इसके अंदर ये जो होगा ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। आगे जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो कुछ केस पढ़ेंगे, उस केस में आपको बताएंगे कि स्टेबल कंडीशन क्या होती है और अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है। तो देखो ये इस तरीके से कुछ घूमेगा, तो मतलब एक टॉर्क तो यहाँ पे जनरेट होगा, एक जो बल आघूर्ण है ना वो तो इस प्लस के कारण जनरेट होगा ऐसे, क्योंकि ये इधर ले जा रहा है इधर की तरफ, तो एक टॉर्क तो मैं टॉ1 इसको नाम दे देता हूं, और एक इसके कारण जनरेट होगा, ये इधर खींचेगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब टॉ2 इसके कारण जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये घूम किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, देखो ये हमारे पास एक समान क्या है, द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा द्रव्यमान के अंदर, उस सेंटर ऑफ मास को अपन ये मान लेते हैं। तो ये जो घुमाएगा ये इसको इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष घुमाएगा, और ये इसको घुमाएगा वो भी इसको इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष घुमाएगा। अपन बात करते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो अपन को मिल गया क्यों, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लें। अब आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि आपको जो और टीचर पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में, बहुत सारे यूट्यूब पर भी मैंने देखा हुआ है कि वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टॉर्क नहीं लेते, एक ही टॉर्क ले लेते हैं कि एक ही टॉर्क जनरेट हुआ है और उस लंबाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको यहां से और यहां तक ले लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन को जो देखो एक टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा, एक टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा, जो डिस्टेंस लेंगे वो इसके सेंटर ऑफ मास से लेंगे। ये क्या है अपन की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस के इस पॉइंट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। देखो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई थी ना, मतलब ये है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारे पास आघूर्ण रखा होता है, ये इस तरीके इसके सापेक्ष में घूम रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ये पॉइंट। तो जो लंबाई लेंगे वो लंबाई भी तो क्या लेंगे, जो लंबाई होगी वो इसके सापेक्ष घूम रहा है, तो लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कैसा होगा, थीटा होगा। क्लियर। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कैसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी।
अब देखो ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास बेस और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण है। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस 2 है तो ये ए हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है चलो अब देखो बेटा समझो, अगर मुझे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूं? देखो मेरे पास ए है ना, अब कोई एक देखो हाइपोटेन्यूस है मेरे पास और ये लंब है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो जिसमें एक तो आ रहा हो हमारे पास लंब और एक आ रहा हो हमारे पास कर्ण, तो आप बोलोगे सर कि हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। ऐसा साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है, मैं इसको नाम दे देता हूं एम और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूं तो क्या आएगा हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो इसको ए दे देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं इस पॉइंट को, है ना। तो क्या हो जाएगा बी एम बटे कर्ण, हमारे पास क्या है ए है बेटा। तो अब देखो मुझे ये लंबाई चाहिए, परपेंडिकुलर लंबाई चाहिए, तो मुझे वी एम इधर मैं कर्ण गुना कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यदि इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां से भी मैं निकाल लूंगा क्या, साइन थीटा। तो साइन इसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या आया, ए एन अपॉन ए। तो यहां से अगर मैं ए एन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे आएगी, इस सेंटर ऑफ मास पर आएगी यहाँ पे ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूं एन। तो ये ए एन इज इक्वल टू मुझे मिलेगा बेटा ए साइन थीटा। बात के लिए हुई, मतलब अगर आप देखा जाए तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको क्या मिली, ए साइन थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको क्या मिली, ए साइन थीटा। मिली क्या नहीं मिली, पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने जो एक थ्योरम होती है उससे अपन ने इसको क्या निकाल दी, क्योंकि ये अपन के पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने यहाँ से इस लंबाई की वैल्यू निकाल दी। एक दूसरा तरीका भी आप देख सकते हो कि इस एल का, इस यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट का एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो हो जाएगा क्या, ए साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक क्षैतिज घटक होगा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा ए साइन थीटा। इसी तरीका से इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, ए साइन थीटा। तो देखो अपन को क्षैतिज घटक से तो कोई मतलब नहीं है, अपन को चाहिए क्या, ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस चाहिए। तो ए साइन थीटा तो अपन को ये मिल जाएगा और ए साइन थीटा अपन को ये मिल जाएगा। वो दोनों वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल ली कि हमको क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा ये मिल जाएगा और ए साइन थीटा ये मिल जाएगा, दोनों हमारे पास वैल्यू मिल गई। देखो बहुत सारी जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे मैंने देखा, ऑफलाइन क्लासेज में वो बताते हैं डायरेक्ट कि यहाँ से यहाँ तक वो एक बार ही लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं और उस पर या बोल निकाल देते हैं। वो तरीका गलत है, अपन को इसको करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष में क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो वहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, नहीं कि ये पूरी डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो दो टॉर्क जनरेट होंगे। अगर मैं बात करूं कि इस पर टोटल टॉर्क कितना होगा, तो टोटल अगर टॉर्क की बात करूं मैं, टाउ नेट इज इक्वल टू होता है हमारे पास टाउ 1 प्लस टाउ 2। बात के लिए हुई, मतलब टोटल नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क की बात करें, इस अपन के पास जो बला गुण जो द्विध्रुव दिया हुआ है ना डाइपोल पर, तो डाइपोल पर जो टोटल बला गुण आएगा उसका मान क्या होगा, टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ इसका, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टाउ नेट इज इक्वल टू हमको मिलता है क्या, देखो बेटा टाउ 1 हमारे पास क्या होता है, बल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस दूसरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखो, टाउ नेट इज इक्वल टू, देखो एफ दोनों के समान है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए समान है, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस यहां पे भी एफ इंटू ए साइन थीटा। बात के लिए हुई, ओके चलो ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो टाउ नेट इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला, देखो एफ ए साइन थीटा और एफ ए साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 एफ ए साइन थीटा, 2 एफ ए साइन थीटा। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये मिला अपन के पास। अब देखो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि हमारे पास एफ बराबर क्या है, हमारे पास क्यू ई। एफ बराबर हमारे पास क्या है, मैंने अभी यहाँ पे निकाल के दिखाया था आपको, एफ इक्वल टू ये क्यू ई और एफ बराबर ये भी हमारे पास क्यू ई। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं यहां से। तो देखो बेटा एफ बराबर हमारे पास क्या है, क्यू ई। तो टाउ नेट इज इक्वल टू, देखो 2 एफ का मान क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, ये आएगा। मैं इसको और अरेंज कर लेता हूं, तो टाउ नेट इज इक्वल टू, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ई को इधर लिख देता हूं इंटू 2a, देखो 2a को लिख दिया और इंटू क्यू, और ये मेरे पास बचा क्या,
साइन थीटा। अब आपको कुछ देख रहा होगा, चूंकि कल आपने देखा था कि हमारे पास जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, P हुआ। तो यहां से अगर मैं टॉ नेट निकालना चाहूं तो टॉ नेट मेरे पास क्या मिलेगा, देखो एक तो मिल जाएगा P, तो P और E और साइन थीटा, ये हमारे पास मिल जाएगा बल आघूर्ण। मतलब टोटल अगर बात करूं मैं द्विध्रुव पर, एक बार इसको हटा देता हूं, मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सही ले देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ तो देखो बच्चों, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है टॉ नेट, वो हमारे पास क्या है, PE साइन थीटा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इस सूत्र को याद रख लेना, इस सूत्र को डायरेक्ट याद रखो, वैल्यू आप इसमें पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। टॉ नेट हमको क्या मिला, PE साइन थीटा। अगर इसके बाद इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो देखो इन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, देखो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कुछ लोग आप में से बोलेंगे, देखो बाकी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई चल क्या रहा है ना, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं, है ना। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो बोलेंगे सर आपने P क्रॉस E क्यों लिखा है, आप इसको E क्रॉस P तो लिख सकते थे। मैंने बोला ठीक है भाई लिख सकते थे, लेकिन डायग्राम किस तरीका से बनाया हुआ हमने वो देखना पड़ेगा इसको लिखने के लिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट है। वेक्टर फॉर्मेट मतलब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, दिशा देखनी पड़ेगी। तो P क्रॉस E है लिख दिया, तो वो बोल रहा है कि सर इसको मैं तो लिखूंगा E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, लेकिन जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग अपन कौन सा लिखेंगे उसकी अपन जांच करते हैं। तो देखो ध्यान समझना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो वो डायग्राम में यहां बना के दिखा रहा हूं एक छोटा सा, ये E वेक्टर था हमारा, और ये हमारे पास द्विध्रुव था माइनस Q प्लस Q। आपको पता है कि E वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है। ये थीटा कौन पर रखा हुआ था बेटा, थीटा रखा हुआ था। अब इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ है, इधर है। क्लियर हुई बात। अब देखो इसमें एक बल इधर लग रहा था और एक बल इधर लग रहा था, मतलब ये इसको इधर घुमा रहा था और ये इसको इधर घुमा रहा था। मतलब हमारे पास जो द्विध्रुव है ना, जो द्विध्रुव है ध्यान समझना, ये हमारे पास E वेक्टर की डायरेक्शन थी, हमारे पास P वेक्टर की। इस द्विध्रुव पर एक बल इधर लग रहा था जो इसको इधर की तरफ खींच रहा था, एक बल इधर लग रहा था जो इसको इधर की तरफ खींच रहा था। मतलब द्विध्रुव का जो रोटेशन है ना, वो इसके सेंटर ऑफ मास से रोटेशन ऑफ एक्सिस से किधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मतलब हमारे पास P वेक्टर कैसे चल के आ रहा है, इधर आ रहा है। मतलब P वेक्टर और ये E वेक्टर है, तो P वेक्टर E वेक्टर की तरफ चल के आ रहा है। मतलब अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हुआ, सही हुआ। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास E वेक्टर तो इधर है और P वेक्टर, अगर उसकी बात करेंगे P वेक्टर मतलब जा रहा है इधर। अगर यहाँ पे मैं प्लस ले लेता और यहाँ पे मैं माइनस ले लेता, है ना, तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती, तो अपन उसको लिख सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में अपन उसको नहीं लिखेंगे। देखो इस कंडीशन में ये P इधर जा रहा है, P मतलब E की तरफ जा रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि P के बाद में E आ रहा है, मतलब P E की तरफ जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि P उल्टा जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, या E P की तरफ जा रहा है, जबकि E तो इधर ही है, E तो इधर ही है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, गलत। हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सही। इसलिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बात क्लियर हुई। अब ठीक है, चलो इसके जो स्पेशल केस है उनके बारे में बात करते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। देखो क्या मिला हमको, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो केस फर्स्ट अगर मैं बात करूं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अगर इस थीटा की बात करूं तो थीटा है एंगल बिटवीन P एंड E, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच में हमारे पास क्या है, जो एंगल है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, थीटा नाम दिया है। क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 90 रखता हूं तो हमारे पास साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इसका मान क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। जब इसका मान मैक्सिमम है तो हमारे पास जो टॉप मैक्सिमम आएगा उसकी वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी, P मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम होती है इस कंडीशन हमारे पास टॉप मिलेगा, वो भी हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। चलो ठीक है सर, मैक्सिमम की बात हो गई। चलो कुछ मिनिमम वैल्यू बता दो कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है।
तो अपन मिनिमम वैल्यू पे चर्चा कर लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो केस सेकंड ले लेता हूं मैं। केस सेकंड मैं लिखूंगा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, इन दोनों ही कंडीशन में साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और साइन की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास जो टॉ होगा उसका मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब टॉ अगर मिनिमम की बात करूं तो हमको क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि साइन 0 और 180 इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इसलिए अगर तो 0 है हमारे पास तो इस टोटल का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टोटल का मान 0 हो जाएगा तो हमको टॉ मिनिमम मिलेगा। मतलब टॉ मैक्सिमम हमको क्या मिलेगा, पी, और टॉ मिनिमम हमको क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके दो केस आते हैं, एक तो स्टेबल कंडीशन आती है, एक अनस्टेबल कंडीशन आती है। स्थायी कंडीशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, द्विध्रुव की। एक तो स्टेबल कंडीशन और एक अनस्टेबल कंडीशन। बात समझो, देखो ध्यान से, दोनों को एक साथ समझा देता हूं मैं ना, समझना। ऐसा बना देता हूं मैं, एक ये बना देता हूं, यहां पे दिखाई तो दे रहा है, चाहिए दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, ये दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से समझना, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन दोनों में दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास अगर द्विध्रुव इस तरीका से बना हुआ है, मतलब -q और +q, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या है, ई वेक्टर की डायरेक्शन है। इस +q के कारण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, F इधर लगेगा, F इक्वल टू QE। इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, F इक्वल टू QE, इधर लगेगा, ठीक है, इधर लग गया। देखो F इक्वल टू QE इधर लग रहा है और F इक्वल टू QE इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारे पास, अलग अलग है। क्लियर बात। अब देखो ये स्टेबल कंडीशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, जब मैंने क्या बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो और एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो द्विध्रुव पर बल का मान क्या होगा, 0, और बल का मान 0 होगा तो टॉ का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। कैसी कंडीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, स्थायित्व कंडीशन बोलते हैं। तो स्टेबल कंडीशन की अगर बात करूं तो ध्यान से देखना कि ये स्थायित्व का मतलब कि हमारे पास जो द्विध्रुव है ना, ये इसी कंडीशन में रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी चेंज कर लो। कैसे, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, है ना, जैसे एक डायग्राम बनाया था मैंने, तो उस तरीका से मैंने यहाँ पे ऐसे रखा था, द्विध्रुव को ऐसे रखा हुआ था, +q, है ना। तो देखो जब ये इधर बल लगा, ये इधर बल लग रहा था और इसमें इधर बल लग रहा था, तो ये ऐसे घूम के एक इसी डायरेक्शन में आ रहा था, संरेखित हो जा रहा था। इसी तरीका से अब ये स्टेबल कंडीशन है, यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ऊंचा करता हूं, ऐसे घुमाता हूं इसको मैं, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो फिर बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा और इसको पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने क्या करेगा, प्रयास करेगा। या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा तो भी एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा और ये बल भी इसको क्या करेगा, स्थायी कंडीशन में लाने क्या करेगा, प्रयास करेगा। मतलब इसी कंडीशन में लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि एक बल इसको इधर खींचेगा और एक बल इसको इधर खींचेगा। मतलब इसको आप कितना ही बल लगा लो, लेकिन जब बल को हटाओगे तो ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्थायी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल कंडीशन या स्थायी कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन या स्थायी स्थिति बोलते हैं। बात की लोरी कब, जब हमारे पास ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में जो एंगल का मान है 0 डिग्री, जब तो क्या हुआ है, स्टेबल कंडीशन हुई। बात समझ में आ रही। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर अगर थीटा का मान अपन कितना लेते हैं, 180 ले लेते हैं, तो थीटा का मान 180 लोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो ध्यान से। ये ई वेक्टर है, थीटा का मान 180 कब हो सकता है, जब हमारे पास द्विध्रुव कुछ ऐसा बने कि यहाँ पे तो +q आ जाए और यहाँ पर -q आ जाए। बात समझ में आ रही है आपके, यहाँ पे +q आ जाए और यहाँ पे -q आ जाए। अब देखो ध्यान से क्या होगा, देखो ये बल किधर लगाएगा, मैंने क्या बोला, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस आवेश होता है, वो बल किधर लगाता है, इधर लगाता है। मतलब F बराबर QE किधर लगेगा, इधर लगेगा, बाहर की तरफ लगाएगा ये, उधर की तरफ। और ये किधर लगाएगा, माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, मतलब F बराबर QE, इसके विपरीत डायरेक्शन में लगाएगा। अब देखो जब तक ये इसी रेखा में संरेखित है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बल इसको इधर दबाएगा, ये बल इसको इधर दबाएगा, मतलब द्विध्रुव छोटा हो जाएगा। द्विध्रुव कैसे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं दोनों तरफ से, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, लगा तो ऐसा, लेकिन अभी इस कंडीशन में स्टेबल। लेकिन अगर इस द्विध्रुव को यदि मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देता हूं, समझना बात को मैं क्या बोला, जैसे थोड़ा सा भी मैंने इसको डिस्टर्ब किया, जैसे सपोज मैंने इसकी कंडीशन थोड़ी सी ऐसे कर दी,
ऐसे कर दी, थोड़ी सी ऐसे कर दी, तो ऐसे कर दी तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब देखो, अब कंडीशन क्या होगी, प्लस क्यू मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब ये इधर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगा, तो ये ऐसे से तुरंत ऐसे घूम जाएगा, है ना। लेकिन हमने इसको रखा कैसे था, इधर प्लस इधर माइनस, लेकिन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद में ये तुरंत ऐसे घूम गया, मतलब ये अपनी पुरानी स्थिति में जब बल को हटा लिया तो ये पुरानी स्थिति में मतलब वापस नहीं गया, ये दूसरी स्थिति में वापस आ गया। मतलब ये प्लस कैसे किधर चल जाएगा, इधर हो जाएगा, और माइनस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस अगर थोड़ा अभी तो सही है, देखो एक लाइन में तो सही है, क्योंकि इसके ऐसे बिल्कुल डायरेक्शन में ऐसे बल लग रहे, दोनों संरेखा में बल लगे, दोनों बल जो है वो संरेखित है, तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये दोनों कंप्रेस करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस द्विध्रुव को थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा तो इस बल की डायरेक्शन क्लियर रेखा किधर है, इधर है, और इस बल की क्लियर रेखा किधर है, माइनस की इधर है। तो जैसे ही ये इधर होगा तो तुरंत ये ऐसे अपनी कंडीशन को चेंज कर लेगा, और इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। बात समझ में आ गई। ये कंप्लीट आपका क्या हुआ, बलागुण हुआ। कंडीशन मैंने बता दी, स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दोनों कंडीशन पूछी जाती है, काफी बार पूछी भी गई है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा। इसलिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों के साथ मैंने आप डील कर लिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया बलागुण के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। पिछले जो लेक्चर में कुछ बच्चों ने जो निरक्षर विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था, उसकी डायरेक्शन पूछ दी है ना, तो उसकी डायरेक्शन मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालोगे, समझो। जो पिछला टॉपिक था ना बेटा, इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, कुछ ऐसा डायग्राम था, माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था बेटा, ये पी बिंदु था हमारे पास जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना था। यहाँ पे E1 cos थीटा था और एक E2 cos थीटा था, इस तरीका से था। मैं ऊपर जो ऊर्ध्वाधर घटक उनको बनाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कट गए थे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं द्विध्रुव की बात करूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र था उसकी जो डायरेक्शन किधर थी, वो इधर थी। मतलब हमारे पास जो ई नेट था उसकी डायरेक्शन तो किधर थी, इधर थी ई नेट की, लेकिन पी की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। हमारे पास जो आंसर आया था वो ई निरक्ष का आया था, ई निरक्ष का बेटा जो आंसर आया था वो आया था KP अपॉन R क्यूब। तो इसकी अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई वेक्टर निरक्ष इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा माइनस का KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। बात समझ में आ गई, आप क्लियर हुआ है ना। जो अपन के पास जो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष पर जो अपन ने क्रिया रेखा थी, वो हमारे पास विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की एक ही दिशा थी। बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे दोनों की दिशा अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस। मतलब जब जब आपको सदिश रूप की बोले तो आप यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। बाकी आपका आंसर क्या आया था, ये आया था। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व इससे करना है, लेकिन अगर डेरिवेशन आ जाता है और वहां इसका सदिश निरूपण लिखो तो आप क्या लिखोगे, ई निरक्ष इक्वल टू माइनस KP अपॉन R क्यूब। आई होप आपके बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं कल एक नए और तरोताजा टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। बेटा आप भी एक धमाकेदार पढ़ाई करो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी देखो अभी जो बच्चे 11th में है, मतलब जो 11th में थे उनका 11th पूरी क्लास पूरी खराब हुई, 10th क्लास भी उनकी लगभग खराब हुई। अब 12th क्लास आप क्यों चाहते हो कि 12th क्लास भी आपकी खराब हो, इसलिए बेटा जितना हो थोड़ा 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 पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा बढ़ता है। धीरे धीरे आप देखोगे तो एक अच्छी लेवल पे आप पहुंच जाओगे। क्योंकि देखो कोविड वगैरह हाँ चल रहा है, अपन को पता है पेंडेमिक है, बहुत खराब है, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हो ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आपको आगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो ये समझो कि पूरी जिंदगी आपको ये जो टाइम है ना, अगर आप नहीं पढ़ रहे जो बच्चे, उनको पूरी जिंदगी परेशान करेगा ये। इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसका आनंद लें, मजा लें बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें जो इसका आनंद उठा पाएं। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल एक नई जो टॉपिक है उसके साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।